नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। आज देश में सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि यूजीसी गाइडलाइंस या यूजीसी एक्ट के माध्यम से उन लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें की जाएंगी और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इस सब के पीछे जो जड़ में है वो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक पीआईएल। वो पीआईएल दायर की थी रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माता ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के माध्यम से। शुरुआत में सुनवाई की थी जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने। बाद में इस मामले की सुनवाई और अंतिम फैसला दिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की खंडपीठ ने। उन्होंने यूजीसी को यह निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द एक गाइडलाइन बनाए जिसके माध्यम से हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हर संस्थान के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हो। उसके तहत एक इक्विटी कमेटी बने, इक्विटी स्क्वाड बने, इक्विटी हेल्पलाइन बने और कुछ लोगों को उसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाए। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरी बातें कही गई कि जो कमेटियां बनेगी उसमें एसटी भी होगा, एससी भी होगा, विकलांग भी होगा, महिला का भी प्रतिनिधित्व होगा, ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन सामान्य वर्ग को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर बवाल है। बवाल इस बात को लेकर भी है कि भेदभाव केवल प्रत्यक्ष ही नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी शिकायत का आधार बनाया जाएगा। यानी दो छात्रों के बीच में कोई बात होती है और अगर सामान्य वर्ग के एक छात्र ने कुछ बात कही और उसका दूसरे वर्ग के छात्र ने मीनिंग अगर दूसरा निकाला है तो उसके आधार पर वो शिकायत कर सकता है। अगर उसे महसूस हुआ है कि उसके साथ भेदभाव किया गया है तो वो शिकायत कर सकता है। अब आप सोचिए कि ये मामला कितना गंभीर हो सकता है। सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही इस पूरे मामले के लिए दोषी मान लिया गया है, क्योंकि केवल एक वर्ग को अगर आप पूरे दायरे से बाहर करते हैं और उसी के खिलाफ शिकायत करने का मौका आप दूसरे वर्ग के लोगों को दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को लेकर चल रहे हैं। जबकि नेचुरल जस्टिस तो ये कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होना चाहिए, यानी कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हुई है तो जब तक वो दोषी साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। और भारत का सुप्रीम कोर्ट ये बात आतंकवादियों, जघन्य अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों के मामले में भी कहता रहा है कि गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। ये सिद्धांत है न्याय का, लेकिन इस मामले में यह लागू नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो शिक्षण संस्थान है इनको एक तरीके से मुकदमेबाजी का अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। छात्र वहां पढ़ने आते हैं, अपना करियर संवारने आते हैं, अपने हुनर को निखारने आते हैं, लेकिन अब उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो प्रतिद्वंद्विता में किसी छात्र के साथ कैसे बदला ले सकते हैं, उसको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको कैसे अपने साथ से हटा सकते हैं, दंडित करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं और उस कानून के दुरुपयोग का कोई प्रावधान नहीं रखते हैं, दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका दुरुपयोग होता ही है। और ये सब दहेज के मामले में खूब देखने को मिलता है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आती हैं। बाद में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ उत्पीड़न होता था उसको लेकर भी आंकड़े आए हैं कि आधे से ज्यादा मामले तो ब्लैकमेलिंग के लिए होते हैं, झूठे होते हैं। तो फिर इस मामले में इस सब का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ये आप कैसे मान सकते हैं? निश्चित तौर पर इसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी सजा तो रखनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं रखा गया है। और इसकी वजह से अगर किसी को
महसूस हो रहा है या उसका कोई भ्रम भी है, कोई भ्रम, किसी कंफ्यूजन में उसे लग रहा है, तब भी वो शिकायत करेगा और उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का निर्दोष होते हुए भी करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है, उसको संस्थान से निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर किसी संस्थान के खिलाफ यह शिकायत मिलती है या वो पाया जाता है कि उसने ऐसी किसी शिकायत पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की या इस पूरे मैकेनिज्म को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, उसके कोर्स को बंद किया जा सकता है। अब आप सोच कर चलिए कि किसी की दुश्मनी है किसी से और उसे किसी टीचर ने कुछ कहा किसी स्टूडेंट से, उसने शिकायत कर दी, संस्थान बंद हो सकता है, कितने छात्रों का करियर चौपट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से पीआईएल लगी है और इस पीआईएल में मांग की गई है कि जो कमेटियां बनेंगी या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा उसमें सामान्य वर्ग को भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 1 और 19 का हवाला देते हुए यह मांग की गई है कि समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और उससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यूजीसी को बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि विरोध बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। 13 तारीख को ये गाइडलाइंस जारी हुई थी, 14 से लागू हो गई और उसके बाद से ही पूरे देश में लगभग 10-12 दिन से हंगामा मचा हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, ये नहीं होता तो तमाम घटनाएं बढ़ गई हैं। परसेंटेज में वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 120% बढ़ गया, 170% बढ़ गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने संख्या में बढ़ा है। आप सोचिए, भारत के अंदर कम से कम 10 से 15 हजार इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े संस्थान हैं और उन सब में अगर 173 से 350 घटनाएं होती हैं, हालांकि घटना एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या उस तरीके से नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि 118% या 180% बढ़ गया है, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी ऐसी घटनाएं हर यूनिवर्सिटी या 10 यूनिवर्सिटी पर भी एक मुश्किल से हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, वहां के संस्थान के प्रमुख को, उन सबको एक पंचायत के में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। साथ में यह कहा जा रहा है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होंगे वो उन लोगों के वेलफेयर का भी ख्याल रखेंगे, उनके फॉर्म्स भरने से लेकर तमाम दूसरी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे। यानी छात्रों और शिक्षकों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आपने डाल दिया। जैसे पहले सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी हुआ करती थी और उस कमेटी में भी यह रूल था कि महिलाओं के अलावा उसमें पुरुष छात्र या टीचर भी होते थे, लेकिन यहां पर उस प्रावधान को हटा दिया गया है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST, विकलांग और महिलाओं के लिए यह कमेटी बनाने की बात की थी, लेकिन कुछ अधिकारियों, यूजीसी के कुछ अधिकारियों की गलत सोच की वजह से इसमें OBC को भी शामिल कर लिया गया है। यानी केवल अब एक वर्ग इस पूरे दायरे से बाहर रह गया है, जिसके खिलाफ शिकायतें होंगी और शिकायतकर्ता के तौर पर सभी वर्गों को जो बचे हुए हैं उनको इसमें रख लिया गया है। इससे भी लोग विरोध कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे अगर कोई ईर्ष्या रखता है तो इस आधार पर भी शिकायत हो सकती है। छात्रों के खिलाफ भी तमाम वजहों से शिकायत की जा सकती है, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है और उन्हें अपना कैरियर बचाने के लिए किस तरीके से समाधान ढूंढना पड़ेगा, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई अच्छी कर रहा है और उसके बावजूद उसको ये डर दिखाया जाए कि तेरा करियर चौपट हो जाएगा, तेरा डिग्री रुक जाएगी, तो फिर वो समझौता करने के लिए राजी हो सकता है। संस्थान को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने या कुछ स्टूडेंट्स ने
फर्जी शिकायतें कर दी और संस्थान उन शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाया, तो फिर उस संस्थान की ग्रांट रुक सकती है, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, उसके किसी डिपार्टमेंट को बंद किया जा सकता है। क्या इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा था तो सुप्रीम कोर्ट इसमें यह भी कह सकता था कि हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी के अंदर या तो एक पुलिस चौकी या फिर एक एनजीओ का एक सेल बना दिया जाए जिसकी जिम्मेदारी हो इस तरीके की चीजों को रखना, और उसके बाद में जो कानून है उसके तहत कार्रवाई के लिए पुलिस पर शिकायत कीजिए। कानून पहले से है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में पुलिस नहीं जानी चाहिए और दूसरी तरफ उन छात्रों का करियर बर्बाद करने की हद तक आप कानून को बदल देते हैं। यह कोई एक्ट नहीं है। एक कंफ्यूजन और है कि यूजीसी एक्ट, ये एक्ट बहुत पुराना है, 1956 का एक्ट है और उसकी एक धारा है, उसके तहत ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। यानी कि सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, ये यूजीसी के ही कमेटी द्वारा बनाया गया है और इसमें न प्रधानमंत्री का उतना रोल है, न मानव संसाधन विकास मंत्री का, उच्च शिक्षा मंत्री का। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने यह कराया है? क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी को इसमें शामिल किया गया है, कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चुनावों में ओबीसी का वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि इस तरीके की कोई भी गलती बीजेपी या केंद्र सरकार करेगी। लेकिन यहां ये गलती हुई है, तो अब सरकार को ये जांच करनी चाहिए। इसमें जो शिकायतें आ रही हैं, जो आशंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए और सामान्य वर्ग के बीच में जो डर व्याप्त हो गया है उसे दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं कि कमेटी में सामान्य वर्ग के छात्र भी होने चाहिए और दूसरा जो झूठी शिकायत करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इसमें प्रावधान होना चाहिए। ये दो बड़े मुद्दे इसके अंदर हैं। क्योंकि गाइडलाइन आई है, ये कमेटियां तो बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, कमेटी बनने से आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर आपके पास अपने आप को बेगुनाह करने का, साबित करने का एक ऑप्शन रहेगा और साथ ही साथ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ प्रावधान रहेगा, तो बेकार की शिकायतें इस तरीके की कमेटियों में नहीं होंगी और उसकी वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा, उन्हें कैरियर चौपट होने का डर नहीं रहेगा। ये दो बहुत बड़े सुझाव हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगी है। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की तरफ से केवल अभी इतना ही कहा गया है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी के खिलाफ झूठी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आप कैसे तय करेंगे कि ये शिकायत झूठी है, ये सच्ची है? उसकी जांच कौन करेगा? इन कमेटियों में जो लोग होंगे या तो टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे या फिर वहां शिक्षण संस्थान का कोई स्टाफ होगा, एक दो वहां पर एनजीओ का आदमी हो सकता है। ये सब न तो जुडिशियल नॉलेज रखते हैं, न कानून का इनको पता है, न इन्हें नेचुरल जस्टिस पता है, न इन्हें संवैधानिक अधिकार पता है। उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरीके के मामलों में न्यायपूर्ण निर्णय ले पाएंगे? फिर वहां पर जातिगत इमोशंस भी हो सकते हैं। वहां जो व्यक्ति है वो अपनी जाति के शिकायतकर्ता का पक्ष लेगा या सामान्य वर्ग के उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। फिर इसमें निष्पक्ष लोग ही आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चुने तो उन्हीं लोगों में से जाने हैं और ज्यादातर इस तरीके के जब मामले होते हैं तो दबंग टाइप के लोग ही ऐसी कमेटियों में शामिल हो जाते हैं जो अपने हिसाब से बातों को चलाने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीजों पर सरकार को सोचने की जरूरत है और इस पर जल्द से जल्द समाधान लाने की जरूरत है, अन्यथा इसकी वजह से बहुत बड़ी हानि बीजेपी को और केंद्र सरकार को हो सकती है। क्योंकि इसको लेकर तमाम अफवाहें जो चल रही हैं, तमाम ये जो बातें चल रही हैं कि सरकार ने ये सब किया है, जबकि इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुई है और यूजीसी के कुछ अधिकारियों की खुराफात का ये नतीजा है। लेकिन खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा और इस पूरी समस्या को, इस पूरे के पूरा जो एक भ्रम
पैदा हुआ है, जितनी जल्दी इसको दूर किया जाए उतना ही अच्छा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत सारे मित्रों ने हमसे इस पर तमाम कमेंट किए थे कि यूजीसी पर आप कुछ बताइए, इसलिए हमने इस पर विस्तार से सारी चीजों को आपके सामने रख दिया है कि ये गाइडलाइंस क्या है, कहां से ये आई है। कोई कानून सरकार ने नया नहीं बनाया है, सरकार ने घोषणा की है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ गाइडलाइंस लागू की गई हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां की पीआईएल थी, इंदिरा जयसिंह उसमें वकील थी। उसके आधार पर यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई है और उसके अंदर जो जो प्रावधान है हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कमेटी बननी है। उसमें टीचर्स होंगे, स्टाफ होगा, स्टूडेंट्स भी होंगे। इसके अलावा वहां पर इक्विटी एम्बेसडर होगा जो हर डिपार्टमेंट में, जैसे हॉस्टल में भी एक होगा, क्लास में एक होगा, लाइब्रेरी का एक होगा। तो ये लोग घूम के वहां निगरानी रखेंगे। अब ये स्टूडेंट होंगे या सिक्योरिटी गार्ड जैसे कुछ कर्मचारी होंगे, अब ये कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन होंगे जरूर। बाद में इसकी शिकायतों को सुना जाएगा। वहां जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको खुद को, अपने आप को वहां निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अब इसमें भी यह भी नहीं बताया गया है कि उसे निर्दोष साबित करने के लिए कैसे सबूत पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर अगर कोई आरोप लगा है तो उसको तो वो उसके खिलाफ तो कुछ कह भी सकता है, लेकिन अगर किसी ने महसूस किया है कि उसके खिलाफ भेदभाव हुआ है, वो उसको कैसे नकार पाएगा। क्योंकि कोई कुछ महसूस कर रहा है। आप अगर किसी विचार में खोए हुए हैं और आप अलग किसी तरफ देख रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कहे कि ये मुझे घूर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति कहीं खोया हुआ है, तो अब वो कैसे साबित करेगा कि वो जो देख रहा था वो कहीं खोया हुआ था, किसी परेशानी में उलझा हुआ था, उलझन की वजह से वो एकटक देख रहा था। दूसरा ये कहता है कि नहीं नहीं, ये मुझे अपमानित करने के लिए ऐसा कर रहा था। किसी भी जेस्चर को बहाना बनाया जा सकता है, किसी भी आपकी बात को आधार बनाकर शिकायत की जा सकती है, और उसके लिए 24 घंटे शिकायत की हेल्पलाइन रहेगी। यानी पूरा मामला 1 महीने में निपट जाएगा। 24 घंटे शिकायत होगी, अगले दिन उसकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के 15 दिन की रिपोर्ट के बाद में 7 दिन के भीतर उसको सजा भी हो जाएगी। इसी वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों में एक भय व्याप्त है जिसको दूर करने की जरूरत है। आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।